Hello students, this side Harpreet sir. Again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, हम लोग के 4 चैप्टर्स रिवाइज हो चुके हैं बीसी के रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले किया था चैप्टर 2, फिर हमने किया था चैप्टर 6 दैट इज बेसिक के टर्मिनोलॉजीज, फिर हम लोग आए थे चैप्टर नंबर 5 पर, जिसमें हमने आरबीआई, सेबी, सीसीआई, नाबार्ड और आईआरडीए को हमने रिवाइज किया था, राइट सर। फिर कल की क्लास में हमने जो चैप्टर रिवाइज किया था दैट वाज चैप्टर नंबर कल की क्लास में हमने जो चैप्टर रिवाइज किया था दैट वाज चैप्टर नंबर 4। आज स्टूडेंट्स आपकी लास्ट रिवीजन क्लास है, ओके। और इस रिवीजन क्लास में हम लोग ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ओके। अब जो बचा है ना चैप्टर नंबर 3, वो स्टूडेंट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अब क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है, समय कम है, तो आपको ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के रिविजनरी फाइल का एक पीडीएफ, एक 2 इमेजेस मैंने डाल रखी है, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है इन 2 पेजेस अरेंज्ड है, राइट। वो आपके इंस्टीट्यूट के ही नोट्स हैं, राइट। तो आप चैप्टर 3 को वहां से पढ़ लेना। अभी के लिए मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करवा दे रहा हूँ, सो दैट आपका बीसीके का जो रिवीजन है वो पूरा यहाँ पर जो हो जाएगा खत्म, राइट सर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं with chapter number 1, okay sir। what is chapter number 1? chapter number 1 है basically हमारा introduction to BCK, है ना। ये हमारे मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर है, ओके। हम इसको लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने काफी सारी टर्म्स अब पढ़ चुके हैं, इसलिए चैप्टर हमारा काफी फास्ट रिवाइज होगा, राइट सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक डोमेन ऑफ बीसीके। सबसे पहला टॉपिक क्या है सर? डोमेन ऑफ बीसीके। डोमेन ऑफ बीसीके का मतलब होता है बीसीके का एरिया कितना है, बीसीके का स्कोप कितना है ना। ये जो पेपर 4 भी आपके सिलेबस में है बीसीके, इसका स्कोप कितना है? तो बहुत बड़ा स्कोप है सर। सबसे पहला पॉइंट कहता है दैट बीसीके इज वास्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं सर? बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज वास्ट का मतलब है बीसीके बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत वास्ट है। इट इज एज वास्ट लाइक यूनिवर्स, है ना। और हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस में 2 एक्टिविटीज आती है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। उसी तरीके से बीसीके के अंदर भी, राइट सर, बीसीके के अंदर भी आपकी 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहला है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग और फिर है सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो आपकी ट्रेड है, राइट सर, वो डोमेस्टिक ट्रेड तो होती ही है, आज की तारीख में हम इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं। दैट इज द ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सच ट्रेड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इसके अलावा ऑनलाइन रिटेल मार्केट, जिसको ई टेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ई टेल। तो आप देखिए बिजनेस का एरिया कितना वास्ट है। इसमें ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग भी बीसीके का एरिया है सर, राइट सर। तो इसमें हम लोग को जो बात याद रखनी है, इट प्रोवाइड्स यू 24/7 असिस्टेंस एंड कन्वीनियंस, राइट सर। अगला टॉपिक जो कि डोमेन ऑफ बीसीके के अंदर हमको पढ़ना है वो है बीसीके इज इक्लेक्टिक। मतलब कि सर बीसीके मल्टी डिसिप्लिनरी है। बीसीके की टर्म्स जो है वो हमने बहुत सारे डिसिप्लिन से उठाई है सर। जैसे आप लोग एक वर्ड पढ़ते होंगे स्ट्रेटेजी, हम लोगों ने फाइनेंशियल टर्म्स में काफी सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, है ना। तो स्ट्रेटेजी का ओरिजिनेशन कहाँ से सर? मिलिट्री से। उसी तरीके से लॉजिस्टिक करके हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपके फ्रेट फॉरवर्डर भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, तो दैट इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम मिलिट्री एस्पेक्ट। इसके अलावा हम लोगों ने फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर बुल्स और बियर्स भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो बुल्स एंड बियर्स ये कहाँ से डिराइव्ड है? बायोलॉजी से डिराइव्ड है, राइट सर। तो ये सब पढ़ के हमको क्या समझ में आता है? ये सब पढ़ के हमको समझ में आता है कि सर बीसीके जो है दैट इज इक्लेक्टिक, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। तीसरा एरिया सर हमारा बीसीके इज एवर एक्सपांडिंग। तीसरा एरिया क्या है सर? बीसीके इज एवर एक्सपांडिंग, मतलब एवर एक्सपांडिंग एंड इवॉल्विंग, मतलब बीसीके आने वाले समय में और एक्सपांड होगी और बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 24/7 सर्विसेज हैं। वी हैव B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये सब क्या बताता है सर? ये सब आपको बताता है दैट बीसीके इज एवर एक्सपेंडिंग, और इसका एरिया ऑफ जो स्कोप है
इसका स्कोप बहुत वाइड है सर। यस सर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेन ऑफ बीसीके। अगला टॉपिक सर, नीड ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों हमें परेशान करने के लिए 40 मार्क का पेपर डाल दिया? आपको परेशान करने के लिए नहीं डाला है ये पेपर, बीसीके का इसलिए डाला है आपके सिलेबस के अंदर, ताकि आपको, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल कंपोनेंट हो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल। तो इसलिए आपको हर बिजनेस की नॉलेज हो, आपको प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, इसका आप एनालाइज कर सकें, और एक अच्छे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप ऑडिट कर सकें। क्या कर सकें आप? ऑडिट। तो इसलिए बीसीके का पेपर आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने डाल के रखा है। राइट सर। अगली बात, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। सर दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी होती है सर, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यस, ये लेक्चर अभी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हुए, तो ये नॉन इकोनॉमिक मैंने समाज सेवा की है। यस सर। पर अगर यही लेक्चर हम पेड फॉर्म में सेल करें फ्यूचर में, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करके हम पैसा कमा सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ड्राइव होती है सेल्फ इंटरेस्ट से, एल्ट्रुइज्म, पर्सनल रिक्रिएशन, चैरिटी, ये सारे काम जो है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। राइट सर। अगला कॉन्सेप्ट है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है, और आप लोग जानते हैं देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इनका जो रिटर्न है वो क्या होता है सर? लैंड का रिटर्न, रेंट। लैंड का रिटर्न क्या होता है सर? रेंट। लेबर का रिटर्न क्या होता है सर? वेजेस या सैलरी। यस। कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रिटर्न क्या होता है सर? प्रॉफिट। तो बोलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग हुई या नहीं हुई? यस सर। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव है, मतलब इनसे जीडीपी में इनका पूरा पूरा हिस्सा होता है। और एक बात यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट ने समझाई कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दैट इज डन, तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, मतलब दे ऑल आर परफॉर्म्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। राइट सर। और प्रोडक्शन, एक बात और याद रखें, ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये सारे आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। राइट सर। तो प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कौन से साइड? प्रोडक्शन सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद सर इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है सर। राइट। तो कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी याद रखेंगे। और कंजम्पशन रिप्रेजेंट विच साइड ऑफ economics? It represents supply, it represent the demand side of economics. इसके अलावा सर सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। इनकम जनरेटिंग तो है ही, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट इट लीड्स टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जिसको आपने एक नाम दिया था सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या नाम दिया सर आपने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राइट सर। अगली बात अब हम करेंगे बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस इज ऑलवेज कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट्स, दैट इज व्हाई बिजनेस इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट सर। तो बिजनेस में भी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जानते हैं क्या एग्रीकल्चर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस सर। क्वेश्चन है सर, क्या एग्रीकल्चर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो इसका आंसर सर, बेसिकली आंसर इट डिपेंड्स। ये फैक्ट्स ऑफ द केस पर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। याद रखेंगे, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो इकोनॉमिक नहीं है, पर अगर एग्रीकल्चर इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद में सर बिजनेस के 3 पर्सपेक्टिव हमारे पास में यहाँ पर हैं, मीडियम पर्सपेक्टिव, नैरो पर्सपेक्टिव और ब्रॉड पर्सपेक्टिव सर। तो सर सबसे पहला पॉइंट, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमने पढ़ लिया है। राइट। मीडियम पर्सपेक्टिव मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी या इंडस्ट्री की हम बात करें, जैसे रिटेल बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, है ना, ये हो गया मीडियम पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव मतलब जब हम खुद की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल और अ फर्म, इस पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं सर नैरो पर्सपेक्टिव। क्या बोलते हैं सर? नैरो पर्सपेक्टिव। इसके बाद में सर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस वाया अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अब क्या पढ़ना है सर हमको? डिफरेंस। राइट सर। तो अब हमें क्या पढ़ना है सर? अगला टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला पॉइंट सर मीनिंग।
बिजनेस आप लोग जानते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, जिसके अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स आता है सर। क्या आता है सर? इंडस्ट्री और कॉमर्स। कोई दिक्कत सर? अगली बात सर, प्रोफेशन। प्रोफेशन आप लोग जानते हैं सर क्या होता है? प्रोफेशन जिसमें एक पर्सन को स्पेशलाइज्ड नेचर की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देनी पड़ती है, राइट सर, और उसे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए सर। क्या नॉलेज चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज इन ए स्पेसिफिक फील्ड। क्लियर? अगली बात सर, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है सर? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है सर? काम करता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है सर? काम करता है, तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस के लिए मेरे को सिर्फ आइडिया की जरूरत है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की। प्रोफेशन के लिए मेरे को मेंबरशिप लेनी पड़ती है सर, हमारे इंस्टीट्यूट की सर, तो मेंबरशिप लेनी पड़ती है सर प्रोफेशन के लिए। और एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने की मेरे को सिर्फ एक चीज लगती है, दैट इज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर सर? सोर्स ऑफ लिवलीहुड आप लोग सब जानते हैं, बिजनेस का रिटर्न क्या होता है सर? प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट का रिटर्न फीस, और सॉरी प्रोफेशन का रिटर्न फीस, और एम्प्लॉयमेंट का रिटर्न क्या होता है सर? वेजेस एंड सैलरीज। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है सर बिजनेस के लिए। उसके अलावा प्रोफेशन के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन है सर, स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी सीए बनने के लिए, राइट सर। और एम्प्लॉयमेंट के लिए सर क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, है ना, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है उतनी आपको जरूरत पड़ेगी ही। एथिकल गाइडेंस सर, क्या बिजनेस में कोई एथिक्स काम करते? बिल्कुल काम करते सर। फाउंडर की खुद की क्या वैल्यूज है, वो उसकी एथिकल गाइडलाइंस होती है बिजनेस में। प्रोफेशन में हमारे पास में सीए एक्ट है, रेस सारे के सारे मेंबर्स पर सीए एक्ट लगता है, उनको फॉलो करना है वो, राइट। और एम्प्लॉयमेंट के केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स लिखे सर, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रूल्स लिखे सर वो आपको फॉलो करने हैं। इन्वेस्टमेंट सर, बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। प्रोफेशन में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑफिस चैम्बर वगैरह उसका खर्चा। और एम्प्लॉयमेंट में मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत सर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता सर। इसके अलावा सर पर्सनल ऑटोनॉमी, क्या मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ बिजनेस के अंदर? बिल्कुल, आप बिजनेस में अपने खुद के बॉस हो। प्रोफेशन के अंदर भी आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो सर है ही, और सर एम्प्लॉयमेंट में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देयर इज नॉट मच फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलर और साइकोलॉजिकल मोटिव सर, बिजनेस का मोटिव क्या होता है? इकोनॉमिक अचीवमेंट, में जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। प्रोफेशन का टू गिव सर्विसेज टू द क्लाइंट, और एम्प्लॉयमेंट का मेरे को रोजगार का एक साधन मिल सके, दैट इज लिवलीहुड। सर्टेनिटी ऑफ इनकम सर, बिजनेस में सर्टेनिटी बिल्कुल कम है, कभी कोविड की थर्ड वेव, कोई फोर्थ, बताइए क्या क्या आएगा? यस सर, तो बिजनेस इज अनसर्टेन। ओके ओके, प्रोफेशन में जो आपकी सर्टेनिटी ऑफ इनकम है थोड़ी बहुत फिक्स है, मतलब सीए बनने के बाद में थोड़ा बहुत पैसा, अच्छा पैसा आप कमा लोगे, है ना, ऐसी गारंटी सर। और एम्प्लॉयमेंट में मोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअली डिटरमाइंड, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतनी इनकम की सर आपको सर्टेनिटी है। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको 5,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी, दैट इज सर्टेन, दैट इज अ सर्टेन इनकम सर, राइट सर। आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, बिजनेस में पर्सन अनसर्टेन होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। प्रोफेशन में थोड़ी बहुत सर्टेनिटी है, और एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ी बहुत सर्टेनिटी है सर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं मेरा बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, पर मैं अपनी डिग्री, कोई भी डिग्री मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और मैं अपनी जॉब भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता सर, राइट। इसके अलावा सर अगला टॉपिक है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या टॉपिक है सर हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आप लोग जानते हैं बिजनेसमैन खुद कभी काम नहीं करता, वो लोगों को काम देता है। तो सर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर, बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। दूसरा, बिजनेस प्रोवाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस से हमें ग्रोथ मिलती है सर, ओके हमारी जीडीपी बढ़ती है, और वह जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश का फायदा होता है। यस सर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है, वो ये कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ जीडीपी बढ़ना, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है सर जो आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, राइट। तो ग्रोथ इंप्लाइज ओनली इंक्रीज इन जीडीपी, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। इसे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई दिक्कत सर? अगला पॉइंट, बिजनेस में खूब सारे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, कितना कितना पैसा चाहिए हमको सर, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फिक्स कैपिटल डिसीजन, कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते समय, राइट। सो बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है।
अगला पॉइंट है सर जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती ना, यस सर, बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज, रिस्क होता है सर बिजनेस में, बिल्कुल। सेकंड वेव का कितना रिस्क था, थर्ड वेव पता नहीं क्या क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट सर, बिजनेस इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब बिजनेस ऐसे हवा में नहीं होता है, आदमी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, यस सर। तो बिजनेस ऐसे रातों रात करा हो जाने वाला खेल नहीं है, इसके लिए आदमी थ्रू आउट ईयर जो है वो प्लानिंग करता रहता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। सो इट इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी सर। अगला पॉइंट कहते हैं सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिजनेस का हर बिजनेस पर्सन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होता ही है, यस सर। सो इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब सर हमको पढ़ना है ये ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना सर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, चार तरीके के ऑब्जेक्टिव, वैसे तो तीन तरीके के आपने पढ़े थे 11th 12th क्लास में, इकोनॉमिक आपने पढ़ा था, सोशल पढ़ा था, और एक आपने पढ़ा था पर्सनल, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर दो नई कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव आपके पास, पहला सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हम पैसे कमाने की बात करते हैं, रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसकी बात करते थे, ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक। दूसरा है सर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं सर, सर्वाइवल, सर्वाइवल वैसे हम इकोनॉमिक में पढ़ते थे पर आपके इंस्टीट्यूट ने इसे ऑर्गेनिक में डाल दिया है, राइट। तो सर्वाइवल, हेल्थ, फिटनेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सर सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम समाज सेवा की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर्स से प्रोटेक्ट करना अपने बिजनेस को, है ना, इन्वेस्टर्स के प्रति आप अच्छा रिटर्न देना उन्हें, गवर्नमेंट के प्रति टैक्स देना, लॉ फॉलो करना, बेरोजगारी दूर करना, ये सारी की सारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम ईमानदारी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, है ना, पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं सर हम, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, इनकी बात करते हैं। तो ये था आपका पूरा पूरा चैप्टर 1 ऑफ 11th क्लास, जो कि आपके सीए फाउंडेशन में फर्स्ट चैप्टर के अंदर था, राइट सर, बीसीके में। अब अगला जो चैप्टर है सर वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप लोग जानते हैं कितने फॉर्म है हमारे पास में, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, है ना। बस अब इनके बारे में पढ़ करके हम इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे, राइट सर। सबसे पहला सर बिजनेस इज अ बंडल ऑफ राइट्स, राइट्स का मतलब एसेट, राइट्स का मतलब एसेट, और सर अब ये जो एसेट है इट कैन बी ओन सिंगली एंड इट कैन बी ओन जॉइंटली ऑल्सो। तीसरा पॉइंट कहता है सर बिजनेस में बी रिगार्डेड एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न और एज अ कॉर्पोरेट कंसर्न, बिजनेस एक एज अ प्रोप्राइटर भी आप चला सकते हो, जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या कहते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, और एज अ गोइंग कंसर्न और एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी भी आप चला सकते हैं, राइट सर। अगला पॉइंट कहता है सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ठीक है। अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप सर, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी फॉर्म है बिजनेस की, क्योंकि इसमें मालिक भी एक है, सिंगल ओनर, सिंगल मैनेजर एंड सिंगल कंट्रोलर सर, मालिक भी एक, मैनेजर भी एक और कंट्रोलर भी एक सर। तो जो भी कुछ है इसी का ही है, जो इसने बिजनेस में लगाया वो तो बिजनेस का है ही, पर जो इसने बिजनेस में नहीं लगाया वो भी बिजनेस का है। क्यों, क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या होती है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस सर। तो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी होती है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके सर। तो अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे सर। सबसे पहला ये अपना खुद का बॉस है, ये खुद सारी कैपिटल खुद प्रोवाइड करता है सर, सारा ओनर और पर्सनलाइज सर्विसेज ये खुद देता है, सारे काम खुद देखता है, इसकी खुद की नजर में सारे काम है, रिस्क सारा का सारा केयर अकेला बियर करता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब पर्सनल एसेट्स बिक सकती है, राइट सर। एंड ही कैन इवन ट्रांसफर इस बिजनेस, अपना बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है, जिसको हम कहते हैं विल के जरिए, विल के जरिए जो है बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगली फॉर्म सर कौन सी है, अगली फॉर्म है सर एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या होता है सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या मतलब होता है सर एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो सर अब एचयूएफ क्या है, एचयूएफ याद रखना, पहली बात तो आप हिंदू फैमिली होनी चाहिए, अनडिवाइडेड होनी चाहिए, है ना, मतलब अभी तक आपका पार्टीशन नहीं हुआ है। और कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है सर, यहाँ पे कर्ता कौन होता है सर, हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द बिजनेस, सारे डिसीजन वो खुद लेगा, है ना। इसलिए कई लोग कर्ता से व्यवहार बनाते हैं, पिताजी से अच्छे बेटे, कई जो बेटे बुरे होते हैं,
वो उनका अच्छा व्यवहार नहीं तो उनको जायदाद में कम हिस्सा, ये सारे लड़ाई झगड़े हैं। ओके, तो बेसिकली है क्या, एचयूएफ क्या है, एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का जिसमें हेड ऑफ द फैमिली करता है और कर्ता के डिसीजन मेकिंग होती है। मेन डिसीजन मेकिंग किसकी सर, कर्ता की। अब एक बात यहाँ पर लिखी कि एचयूएफ की सेपरेट एंटिटी है, इट हैज अ सेपरेट एंटिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि पर्सन के डेफिनेशन में एचयूएफ आता है सर, पर्सन के डेफिनेशन में एचयूएफ आता है, पर एचयूएफ कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कमाता। ये क्या है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी है। जब आप इंटर में आओगे, हमारी आशा आप सब फटाफट इंटर में आए, है ना, तो वहां पर एक इनकम फ्रॉम सैलरी करके एक टॉपिक पढ़ेंगे आप टैक्स के अंदर। तो याद रखना एचयूएफ की सैलरी इनकम नहीं होती है, एमसीक्यू में आ सकता है, एचयूएफ की सैलरी इनकम नहीं होती सर। इसके अलावा कौन कौन से लोग एचयूएफ का पार्ट होते हैं, तो बुद्धिस्ट हैं, जैनीज हैं, पारसीज हैं और सिख्स भी हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ एचयूएफ। कौन इंक्लूड नहीं है इसमें, मुस्लिम्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मुस्लिम जो हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन हिंदूज। ओके, आगे बढ़ेंगे सर। एचयूएफ कैसे फॉर्म होती है, इसमें मेंबरशिप कैसे मिलती है, इट इज मेंबरशिप बाय बर्थ है। फैमिली अपने रिसोर्सेज, जिसका जो जो भी रिसोर्सेज, सारी फैमिली के जो रिसोर्सेज है वो पूल होते हैं। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वेस्टमेंट, आप लोग जानते हैं, है ना। फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर्स, और फैमिली मेंबर्स को हम को पार्टनर कहते हैं। और सर जो आपका को पार्टनर है ना, यस, जो आपका को पार्टनर है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। को पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, सॉरी, को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, सॉरी, को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी बच्चों वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, तो को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वो कैसी है, लिमिटेड। ये आप याद रखेंगे सर, को पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी सर, लिमिटेड लायबिलिटी है, राइट। आगे बढ़ेंगे सर। आगे है सर हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। याद रखना, कर्ता का तो कभी कुछ पर्सन नहीं था, कर्ता का कभी भी कुछ भी पर्सन नहीं था, तो कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती सर, अनलिमिटेड। फेट एज अ गोइंग कंसर्न, बिल्कुल, अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो जो एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा, एंड द बिजनेस विल बी कंटिन्यूड, एंड द बिजनेस विल बी सर कंटिन्यूड। कोई दिक्कत सर। आगे है सर सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब विल के जरिए कर्ता नेक्स्ट मेंबर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, अपना हिस्सा दे सकता है, एंड दैट पर्सन कैन बिकम कर्ता अकॉर्डिंग टू हिज विल, दैट पर्सन कैन बिकम कर्ता अकॉर्डिंग टू हिज विल। अगला पॉइंट सर पार्टनरशिप। अगला फॉर्म कौन सा है, पार्टनरशिप। आप लोग सब जानते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है क्या, कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agree to carry on a business and share the profits and losses from that business, and the business can be carried by all or any one partner on behalf of all others, anyone on behalf of all others। इसको हम क्या कहते हैं सर, पार्टनरशिप। क्लियर सर। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है सर, एग्रीमेंट कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, पर प्रेफरेबल क्या होता है सर, एग्रीमेंट ओरल रिटन हो सर। टू और मोर पर्सन्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, द कैप ऑफ 50 ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो कंपनी सेक्टर लगाई इसे लिमिट। प्रॉफिट ये लोग बांटते हैं, लॉस भी उसी रेशियो में बांटते हैं, इसको हम कहते हैं पीएसआर। बिजनेस ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होता है, इनके रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर अगर प्रिंसिपल है तो दूसरे क्या होंगे, एजेंट, और अगर एक एजेंट है तो दूसरा क्या होगा सर, प्रिंसिपल होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जरूरत पड़ने पर इनकी पर्सनल एसेट्स को बेचा जा सकता है फर्म के डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए। एंड फेट एज अ गोइंग कंसर्न, फेट एज अ गोइंग कंसर्न मतलब द बिजनेस कैन आल्सो बी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, एक बार अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी अगर पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रही थी सर, खत्म हो जाती है, राइट। सो ओनरशिप इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगला कॉन्सेप्ट है सर एलएलपी का, जो कि आया था एलएलपी एक्ट 2008। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, इट इज एलएलपी एक्ट 2008 के 2008 का एक्ट है सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको गवर्न करता है सर। इसके अलावा एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन क्या है सर, कंपलसरी है। और परपेचुअल सक्सेशन है सर। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर कोई भी आए कोई भी जाए, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता सर। सो ये हो गया सर आपका एलएलपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सर इसका। इसके बाद में सर डिफरेंस दे रखा है आपका ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में और एलएलपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसको पढ़ना। तो ये आप लोग एक बार खुद रिवाइज करेंगे, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप और एलएलपी के दोनों बता दिए। अगला कॉन्सेप्ट है सर हमारा कंपनी। कंपनी आप लोग जानते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। बोलता है सर company is an artificial person created by law having perpetual succession, common seal, a separate legal entity, and
सेपरेट लीगल एंटिटी। और सर एक बात और, कंपनी एक्ट 2013 ने 1% कंपनी का ओपीसी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें एज अ सिंगल मेंबर भी आप कंपनी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके डायरेक्टर भी हैं एंड प्रमोटर एक ही बंदा होगा, ठीक है। इसके अलावा डोरमेंट कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी होती है, स्लीपिंग कंपनी बोलते हैं इनको, सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं सर? डोरमेंट कंपनी। एमओए और एओए आपने अर्ली क्लास में पढ़ा है, एमओए मेन डॉक्यूमेंट होता है, एओए जो है सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इसके अलावा सभी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको लिस्टिंग करवानी है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट और क्वालिटी रिजल्ट्स का जो रिव्यू है वो होता है। एंड देन वी हैव फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड देयर कंपैरेटिव असेसमेंट, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर सर 2 और 7 आप लोग सब जानते हैं। मैक्सिमम नंबर प्राइवेट का 200 और पब्लिक का नो लिमिट। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है तो इट कैन हैव n नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, और पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और 3। पब्लिक कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग, बहुत सारी कमिटीज प्राइवेट को बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑडिट कमेटी है, सीएसआर कमेटी है, पर ये सारी कंपनीज पब्लिक कंपनी को बनाने की जरूरत है। इसके साथ हमारे चैप्टर हो जाता है पूरा खत्म। अब सर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 1, 2, 4, 5 और 6 रिवाइज हो गया है। थर्ड चैप्टर मैंने आपको बोला है डिस्क्रिप्शन में आपको 2 पेजेस मिलेंगे, उससे आप थर्ड चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। बेसिकली है क्या, चैप्टर नंबर 3 ना मैक्सिमम जाता है 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स जाता है सर? 6 मार्क्स का। उसमें से आप मान के चलना, जो आपको इंस्टीट्यूट ने जो ये समरी नोट्स दे रखे हैं, मैंने उसी की कॉपी आपको लिंक पे दे रखी है, राइट। उसमें से आप मान लेना 4 एमसीक्यू वहीं से आएंगे। 4 एमसीक्यू जो है वो इन दो चार्ट में से आने वाले हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं। तो 2 एमसीक्यू के लिए मैं नहीं मानता कि इतनी मेहनत आपको करनी चाहिए पूरा लाइन बाय लाइन मॉड्यूल्स को पढ़ने की, मैं नहीं मानता ये, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपके पास में बहुत टाइम है तो आप मॉड्यूल को पढ़ लीजिए, प्रेफरेबल यही हो रहेगा कि अगर आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है, आपके पास में अभी अगर अदर सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, तो आप उस चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपके वहां से 6 में से 6 आ जाएंगे। वरना नहीं तो 4 एमसीक्यू आप मान के चलना, नहीं तो 3 या 4 एमसीक्यू इन 2 चार्ट से आने वाले। ओके स्टूडेंट्स, सो माय बेस्ट विशेस टू यू। यहाँ पर हमारी जो रिविजन क्लासेस हैं ये खत्म होती है। मैंने पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉलिंग नंबर भी नीचे चल रहा है, दोनों एक ही है वैसे, ठीक है। तो आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई पर्सनल काउंसलिंग भी चाहते हैं फॉर फाउंडेशन एग्जाम, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर के विजिट कर सकते हैं सर। 2 ब्रांचेस सर हमारे इंस्टीट्यूट की, एक अशोक नगर और एक सेक्टर 14 उदयपुर स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग आ सकते हैं, और जो लोग बाहर के हैं बच्चे वो हमसे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so thank you so much, my best wishes to you all, and stay tuned and please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.